नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त जम्मू कश्मीर के उसी पहलगाम में मेरी मौजूदगी है, जहां पर 2 दिन पहले आतंकवादियों ने खून का नंगा तांडव किया, 26 लोगों की जान ले ली। मैं उसी धरती पर मौजूद हूं जहां पर चारों तरफ आज सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन देश का खून उबल रहा है और पूरा देश बदला चाहता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बिहार के मधुबनी पहुंचे तो उनकी ओर से भी दो टूक इस बात का जिक्र किया गया कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मारेंगे और उनके आकाओं को भी बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने पहले अपनी बातें हिंदी में कही और उसके बाद दुनिया को संदेश देने के लिए पीएम मोदी ने अंग्रेजी में अपनी बात कही, ये कहते हुए कि शांति के पक्षधर हर देश का हमको समर्थन मिल रहा है और आतंक के खिलाफ ये जीरो टॉलरेंस की नीति हिंदुस्तान की लगातार जारी रहेगी। लेकिन उसके पहले कि मैं आपको बताऊं आज पूरे दिन क्या हुआ और भारत सरकार की ओर से जो कड़े और बड़े फैसले लिए गए हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी आका और उनके जितने भी रहनुमा हैं, सभी के पैरों तले जमीन इस वक्त खिसकी हुई है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से भी बदले में कुछ निर्णय जरूर लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि घबराहट का माहौल पाकिस्तान के भीतर यह है कि वहां के सेंसेक्स में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। 2200 अंकों की गिरावट के साथ वो बंद हुआ है और इसी के जरिए आप समझ सकते हैं कि मौजूदा वक्त में पाकिस्तान के हालात क्या हैं। घर में घुसकर मारने की क्या है हिंदुस्तान की तैयारी, इस समय किस तरह से ब्रीफ किया जा रहा है दुनिया भर के तमाम राजनयिकों को, उसके बारे में भी विस्तार से देंगे जानकारी। और भारत सरकार अब आगे क्या करने जा रही है, इसी बात को लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों से हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, जिनके साथ करने वाले हैं हम बड़ी चर्चा। पाकिस्तान थर्राया हुआ है, डर के मारे उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन आतंक को अगर अपनी धरती पर आप पालोगे पोसोगे, हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार दहशतगर्दी फैलाओगे, तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, यह हिंदुस्तान अब आपको बताने वाला है। इसके पहले कि अपने मेहमानों के पास जाऊं और साथ ही आपको सुनाऊं वो तमाम बयान, आपको दिखा देते हैं पहलगाम में जहां पर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूं। अलग अलग हिस्सों से यहां पर देखिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और किस तरह से यहां पर एक एक करके सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम हैं। एक एक करके तमाम जो गाड़ियां हैं हमारी इंडियन आर्मी की वो यहां से जा रही हैं। ये सीधे आगे की ओर सीआरपीएफ के ये सीआरपीएफ के जवान हैं, आगे जा रहे हैं और एक एक करके इसी तरह से आपको बताते चले कि लगातार यहाँ पर गश्त बढ़ा दी गई है। चारों तरफ सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि पिछले साल जब मैं यहाँ पर लोकसभा चुनाव कवर करने आई थी तो सुबह से लेकर देर रात तक इस पूरे के पूरे इलाके में टूरिस्ट की भरमार थी। काफी ज्यादा यहाँ पर टूरिस्ट थे, पूरी की पूरी दुकानें खुली हुई थी। लेकिन मौजूदा वक्त में जब आप यहाँ पर आएंगे, आप देखिए दूसरी तरफ ये तमाम वो दुकानें हैं। पीछे की तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सन्नाटा ही आपको दिखाई देगा और यहाँ पर सीआरपीएफ के तमाम जवानों की मुस्तैदी है, मौजूदगी है, जो यहाँ पर पल पल हर तरफ अपनी नजरें टिकाए हुए हैं, क्योंकि चारों तरफ ऐसा एरिया है जिसके मद्देनजर अब आतंकी अपना फन नहीं फैलाएं। सुरक्षा के पुख्ता और चाक चौबंद यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आज पूरा देश गमजदा है, वो बदला चाहता है। पीएम मोदी ने इसी ओर इशारा भी किया है, लेकिन उन तमाम छोटे बच्चों और पीड़ित परिजनों की आवाज भी आपको जरूर सुननी चाहिए, जिनको सुनकर आपका कलेजा कांप जाएगा, सोचने पर आप विवश हो जाएंगे। आतंकवादियों की दहशतगर्दी से न जाने कितने परिवार उजड़ गए और वो चाहते हैं अब पाकिस्तान से बदला। सुनिए। देश व्यथित है, कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। हिंदू या मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, मार दे पहली गन उसी पे चलाई। किसी से कुछ नहीं पूछा, बस यही बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। हिंदू को मार दिया और बोला 3 बार कलाम बोला और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला
और जो जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ, हमें तो वो पता नहीं था। ज्यादा हो जाए क्योंकि वो सबसे ज्यादा टूरिस्ट वाली जगह है। सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे मेरे। मिले। बदला ऐसा होना चाहिए, आतंकवादियों की आने वाली कई पीढ़ियां उसको याद रखें। बदला ऐसा होना चाहिए जो पाकिस्तान को भीतर तक हिला दे। बदला ऐसा होना चाहिए जो दुनिया को बड़ा मैसेज दे कि आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान इतनी सी भी बात कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके नागरिकों की जान सबसे पहले है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं और उसके बाद महादंगल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर के बाद सर्वदलीय बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी पहलगाम के हमले को लेकर। थोड़ी देर बाद सर्वदलीय बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई पार्टियों के नेता शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी होगी। इसके अलावा कई दूसरी पार्टियों के नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और आपको ये भी बता दें चले कि इस बैठक में जो जानकारी दी जाएगी, गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। राष्ट्रपति जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात करके सर्वदलीय बैठक में क्या ब्रीफिंग की जाएगी और भी तमाम जानकारी गृह मंत्री की ओर से राष्ट्रपति को दी गई है। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, बैठक कितनी देर में शुरू होने वाली है और गृह मंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात किस मद्देनजर हुई, क्या रहा एजेंडा, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जानकारी दें आप। चित्रा, देखिए बैठक का जो वक्त है वो शाम को 6 बजे का है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले आधे घंटे में जो तमाम राजनीतिक दलों के राजनेता है जो कि इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे वो पहुंचना शुरू हो जाएंगे और 6 बजे ये बैठक का वक्त है। हालांकि उससे जो करीबन 1.5 घंटे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है। ये मुलाकात अपने आप में कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी तक जो जानकारी निकल के वो ये सामने आ रही है कि सर्वदलीय बैठक के दौरान जो बातें तमाम राजनीतिक दलों को बताई जाएंगी उसी बाबत राष्ट्रपति को भी जानकारी दी गई है। यानी कि जो बातें राजनीतिक दलों के सामने रखी जानी है, फिर चाहे वो जांच को लेकर के हो, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है उसको लेकर के हो या अन्य बातें, वो सारी बातें राष्ट्रपति को बताई गई हैं। लेकिन चित्रा, आपने जिस बात का जिक्र किया कि तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर है राष्ट्रपति, ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर का उनसे मिलना अपने आप में भी बहुत तरह की जो है और भी सवाल खड़े कर रहा है। क्या और कुछ भारत की तैयारी है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिहार में जो एक जनसभा को संबोधित करते हुए जो बात कही है वो तो साफ तौर पर इशारा कर रही है कि जो अभी तक कूटनीतिक तौर पर जो कदम उठाए गए हैं वो तो एक शुरुआत है, एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। और प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छिपे हों आतंकी और उनके आका, उनको ढूंढ करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस सब के बीच में राजनयिकों का, अलग अलग देशों के राजनयिकों का मिलना, वो सब ये इशारा कर रहा है कि सरकार की नीति क्या है, सरकार की रणनीति क्या है और सरकार किस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है। और इस बार पुलवामा की तरह नहीं, इस बार उरी की तरह नहीं, बड़े कदम उठाए जाएंगे। उसी के मद्देनजर मैं फौरन लौटूंगी। अंकित, ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन बिहार के मधुबनी में आमतौर पर पिछले 10-11 सालों में हमने हमेशा देखा है जब भी बिहार में प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं उनका संबोधन हिंदी में या फिर भोजपुरी में होता है या वहां के स्थानीय भाषा में। लेकिन इस बार अंग्रेजी में अपने भाषण का एक हिस्सा दुनिया के सामने रखकर
नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को हिंदुस्तान कतई टॉलरेट नहीं करेगा, चुन चुन कर अपना हिसाब पुख्ता करेगा। प्रधानमंत्री ने इस बाबत क्या कुछ कहा है, एक बार सुनाते हैं आपको। Friends, today from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. दुनिया भर के शांतिप्रिय देशों ने हिंदुस्तान का जिस तरह से साथ दिया है, आतंकी हमले की निंदा की है, उन तमाम देशों का शुक्रिया अदा करते हुए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, उनकी यह हुंकार से बिल्कुल साफ है कि आगे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान बड़े और कड़े कदम उठाना जा रहा है और हिंदुस्तान के इस कदम में दुनिया भर के लोगों का साथ भी जरूर मिलेगा। कई ऐसे खास मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जी इस वक्त मौजूद हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम भट्ट साहब आप पत्रकार हैं, पाकिस्तान के, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा दीपक वोहरा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व राजनयिक, और साथ ही अब्दुल समद याकूब जी नेता पीटीआई के भी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जीडी बख्शी साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, प्रधानमंत्री ने आज जो बातें कही हैं उसके मतलब और मायने क्या समझे जाए? उसके मतलब और मायने बहुत साफ हैं। जो आपने अभी तक सुना कि सिंधु वाटर ट्रीटी खत्म कर दी गई है, वो तो महज ट्रेलर है, वो तो महज आगाज है। पानी रोकने की प्रक्रिया में टाइम लगता है और उसके जब तक पानी रुकेगा कुछ वक्त बीत जाएगा। हम तब तक के लिए इंतजार नहीं करेंगे। भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है और उनको हर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कह दिया गया है। हमारी नेवी एक्सरसाइज शुरू कर रही है समुद्र में, अरब सागर में। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय हो रहा है। हमें खबरें आई हैं कि कराची से बहुत सारे पाकिस्तान की एयरफोर्स के जहाज जम्मू कश्मीर और उत्तर की तरफ ला दिए गए हैं। बड़ी अच्छी बात है, हमारी नेवी तैयार है। बिल्कुल याद रहे 1971 में हमारी नेवी ने पाकिस्तान के कराची होम बेस के पर खच्चे उड़ा दिए थे। 6 जहाज कराची के हार्बर में डुबोए थे। हम जानते हैं दाऊद वहाँ पे है, हम जानते हैं बहुत सारे सरगना वहाँ पे हैं। भारत की एयरफोर्स पूर्ण रूप से तैयार है। ठीक है साहब, आपने इस बार बच नहीं पाएंगे। हमने 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी और 2019 में जो एयर स्ट्राइक की थी, वो सिर्फ एक मैसेजिंग थी। इट वॉज अ शॉट अक्रॉस द बो कि ठीक है साहब, सावधान हो जाओ, ठीक है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि इस बार डेटरेंट एक्शन होगा। आप समझते हैं कि आप एक महज एयर स्ट्राइक से आपका निजात हो जाएगा, एक सर्जिकल स्ट्राइक से निजात हो जाएगा। यू आर रॉन्ग। आपको तब तक ठोका जाएगा जब तक आप अंकल ना कहें और जब तक आपको डिटर ना हो जाए ऐसी हरकतों से। 10 बार सोचेंगे आप फिर ऐसी ओछी हरकत करने के पहले। ठीक है साहब, आपने भारत का एक रूप देखा था,
अब आप दूसरा रूप बिल्कुल। देखोगे। आपने हमारी बेटियों को और रुलाया वो है। दूसरा रूप दिखाना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी बातें आप कह रहे हैं जीडी बख्शी साहब। इसी पर पाकिस्तान से मैं जवाब ले लेती हूं। हमारे साथ पीटीआई के नेता पाकिस्तान से अब्दुल समद याकूब भी जी जुड़े हुए हैं। याकूब साहब, अब नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि आतंकी और उनके आका चुन चुन कर मारे जाएंगे और आतंक की थोड़ी बहुत जमीन जो बच गई है वो भी अब खत्म होने वाली है। क्या है पहली प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, पहले तो जीडी बख्शी साहब को मैं कह रहे थे कि अंकल कहें, तो मैं तो जीडी बख्शी साहब को शुरू से अंकल ही कहता हूँ। वो हमारे अंकल है, बड़ी रिस्पेक्टेड हमारे लिए फिगर है। हमारे लिए रोज आते हैं, बैठते हैं टीवी पे और लगता है कि ऐलान जंग कर गए और रात को जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक होगी, तो मैं रात को उठ के देखता हूँ कि कोई खबर नहीं आती। बात यह कि टेररिज्म को जो है, देखिए, एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की एक काउंटर टेररिस्ट स्ट्रैटेजी होती है, बट यू आर वॉर मॉन्गर्स कि आपको सिर्फ काउंटर स्ट्रैटेजी जो आपकी है वो है कि जी हम अटैक कर देंगे पाकिस्तान के ऊपर। यदि पाकिस्तान को आपने खिलौना समझा हुआ है, पाकिस्तान को आपने कोई नेपाल भूटान समझा हुआ है, या आप कहते हैं कि जी हमारे ऊपर एक अटैक हो गया, तो अटैक तो हमारे ऊपर भी हुआ है, हमारे ऊपर डेली अटैक हो रहे हैं और हमें पता है कि इंडिया स्पॉन्सर्ड अटैक है। हम भी कह सकते हैं कि ऊपर अटैक करके हम घर में ये बातें टीवी के ऊपर बैठ के जंगें नहीं हुआ करती। टीवी के ऊपर बैठ के जीडी बख्शी साहब और मेरा मुकाबला हो सकता है कि कौन ज्यादा अच्छा बोल सकता है, कौन ज्यादा धमकी दे सकता है। तो आप लोग इतनी बड़ी स्टेट होके एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होने का मुजाहरा करें, ये आके ये डेली गिदड़ बकियां, ये धमकियां, ये तो एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट, बच्चों वाली, कोई जैसे कोई बच्चा हो वो उठ के कहे कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो डेली आप उठ के आते हैं और कहते हैं कि जी करनी है, वॉर करें, आप अनाउंस करें, वॉर वेज करें। आज कहेंगे जी हम वो कर रहे हैं, सुबह में अटैक कर रहे हैं, हम रिटेलिएट करेंगे। हमने तो मतलब अपनी आर्मी प्रिपेयर ही आपके लिए की है। अब तो हम इंतजार पे बैठे कि कब आप जो है वो, आपने क्या किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपकी मीटिंग होगी तो उसमें कोई आउटकम आएगा। आपने कहा डिप्लोमेटिक टाइज, वो पहले से ही डिग्रेडेड है। आपका हाई कमिश्नर यहाँ पे नहीं, हमारा हाई कमिश्नर वहां पे नहीं है, आपका 4 DFA यहाँ पे। बोलने का मौका दे दिया, इतना बहुत है। लेकिन अपने चेहरे से जो तसल्ली आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान यहाँ पर गिदड़ भपकिया नहीं दे रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को बेनकाब कर चुका है। घर में घुसकर आपके आतंकवादियों को मारा था हिंदुस्तान ने। और आपका 2200 पॉइंट जो गिरा हुआ है सेंसेक्स, आप कह रहे हैं कि कुछ असर नहीं पड़ रहा है। आपके वहां मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, आप कह रहे हैं कोई असर ही नहीं है। भाई इतना नकलीपन कहां से लाते हैं पाकिस्तान के नेता, मुझे समझ में नहीं आता है। हमारे 26 लोग मारे गए हैं याकूब साहब, और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों और उनके आकाओं की शह पर मारे गए हैं। और बहुत जल्द वो वक्त करीब आएगा जब आप इसी तरह से, आपके अफसोस जताने से कुछ नहीं होता है। आप लोग पालते हैं आतंकवादियों को कि भारत में वो दहशतगर्दी करे, आप पोसते हैं आतंकवादियों को और उनको आप सामाजिक संगठन का चोला पहनाकर आप लोग हिंदुस्तान के भीतर लगातार दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करते हैं। कितनी मासूमियत से जवाब देते हैं। और टीवी पर यहाँ पर कोई डिबेट नहीं हो रही है। हिंदुस्तान को जो करना है उसकी रणनीति बनाई जा रही है और बहुत कम समय में आपको पता चल जाएगा। मुझे लगा था कि आप शुरू में आकर आप जो हमारे 26 लोग मारे गए हैं उनके प्रति आप कुछ कहेंगे। आपको इनको अंकल कहना ज्यादा गवारा लग रहा है। आपके अंकल वो हैं और बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बता दिया जाएगा भविष्य में। शांत रहिए याकूब साहब, समझ में आ गई आपकी बात। बहुत ज्यादा मैं हैरान हो रही हूँ कि आप इस तरह की बातें करेंगे, आप इस तरह की बातें करेंगे एक नेशनल चैनल पर, हिंदुस्तान के जो दुनिया भर में देखा जाता है। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लौट रही हूँ, बोलने का और मौका दूंगी, लौट रही हूँ मैं आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे और बड़ी खबर के बारे में नीरज राजपूत हमारे सहयोगी जानकारी देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त विदेश मंत्रालय में विदेशी राजनयिकों की बैठक हो रही है। पहलगाम हमले की सभी को जानकारी दी गई है। इस बैठक में अमेरिका, रूस, चीन के राजनयिक मौजूद हैं। इंग्लैंड, पोलैंड, कनाडा और जर्मनी के राजनयिक भी इसमें शामिल हैं। बैठक में 20 देशों के राजनयिक शामिल हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। विदेश मंत्रालय में विदेशी राजनयिकों की यह बैठक हुई है। पहलगाम हमले को
के बारे में सभी को जानकारी दी गई है और उस जानकारी में पाकिस्तान का किस तरह से हाथ है, पाकिस्तान के खिलाफ जो सबूत हैं तमाम दूसरे देशों के राजनयिकों को बता दिया गया है कि पाकिस्तान को लेकर ये सबूत हमारे पास हैं और आगे हम क्या करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त नीरज राजपूत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, राजनयिकों के साथ इस बैठक में क्या क्या ब्रीफिंग की गई है जिसके बारे में बताएंगे आप? बिल्कुल चित्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि करीब 20 देशों के जो राजनयिक हैं उनको यहाँ पर आज बुलाया गया था साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय में, जहां पर खुद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने उनकी ब्रीफिंग की और उनको बताया कि किस तरह से ये नरसंहार पहलगाम में हुआ है और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं, किन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने किया है और साथ ही कौन कौन इनके पीछे हैं, कि पाकिस्तान के साथ इनका कैसे लिंक है, क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस कैसे हैं इस टेरर अटैक के, वो सबकी जानकारी करीब आधे घंटे तक ये जो है ब्रीफिंग जो है विक्रम मिस्री ने दी है इन सभी विदेशी राजनयिकों को। जो आपने बताया बिल्कुल ठीक, G20 कंट्रीज के साथ साथ और कुछ अन्य देशों के भी राजनयिक यहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, इसके जरिए क्या ये माना जा सकता है कि अगर तमाम विदेशी मेहमानों को इस तरह से ब्रीफ किया गया है तो आगे आने वाले वक्त में कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है? बिल्कुल चित्रा, देखिए ये इसीलिए ये ब्रीफिंग की गई थी सभी देशों को। हालांकि हम लोग जानते हैं कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, सभी ने जितनी भी अपना कॉन्डोलेंसेज मैसेज दिए थे प्रधानमंत्री मोदी को इस नरसंहार के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने ये सोचा कि इनको बताया जाए, इन कंट्रीज को बताया जाए जो मुख्य कंट्रीज हैं जिनमें P5 कंट्रीज हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, फ्रांस और इंग्लैंड, के राजनयिकों को यहाँ बुलाया गया और उनको बताया गया कि देखिए अब ये जो जानकारी है भारत के पास है कि इस हमले के किस तरह की क्रॉस बॉर्डर यानी सीमा पार से कैसे तार जुड़े हुए हैं। इसलिए भारत जो कल CCS मीटिंग के बाद जो कार्रवाई की गई, जो एक्शन उठाए गए उसके बाद और अब आगे की कार्रवाई कैसे हो सकती है उस सब के लिए आगाह कर दिया गया है इन सभी देशों को। ठीक है, बहुत धन्यवाद नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। आगे आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की ओर से बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा जिसकी पूरी तैयारी है। गृह मंत्री ने जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात की है, सर्वदलीय बैठक की शुरुआत होने जा रही है और दूसरे देशों के तमाम राजनयिकों को ब्रीफ किया गया है कि पाकिस्तान का हाथ किस तरह से है, हमारे बेकसूर निर्दोष लोगों को कैसे चुन चुनकर मारा गया है। किसी को कलमा नहीं पढ़ने आया तो उसको पीछे से गोली मार दी गई, मुसलमान पूछकर गोली मारी गई कि आप हिंदू हैं तो मार दिया गया और मुसलमानों को अलग कर दिया गया। धर्म के आधार पर आतंकवादियों ने नंगा नाच किया है और उसी को लेकर पूरी जानकारी विस्तार से यहां पर दी गई है। जनरल बख्शो, एक बार फिर से आपके पास आते हुए उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आपने सुन लिया पाकिस्तानी मेहमान का क्या कहना है और बड़ी खबर यह भी है, देखिए पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी कई ऐसे फैसले किए हैं जिसके बारे में क्या बोलेंगे आप? उनकी ओर से भी आंखें दिखाई जा रही हैं पाकिस्तान की ओर से, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है पाकिस्तान की। देखिए वो आंखें दिखाएं या नाक, मुसीबत अब उनके तरफ आने वाली है। आई लाइक द सैंग फ्रॉइड, बट जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो कजाकिस्तान के दौरे पे गए हुए हैं, उल्टे पांव वो वापस भागे हैं इस्लामाबाद की तरफ और आपके जो इनके कई सारे जो एयर स्क्वाड्रन्स हैं फुल अलर्ट पे हैं, फॉरवर्ड एयरफील्ड्स पे आ गए हैं और वो कराची से निकाल के अपने जहाज़ ये लोग लेके जा रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ, स्कर्दू की तरफ। इनको अंदेशा है, उत्तर से ज़्यादा भय लग रहा है, आपको चारों ओर से भय लगेगा। हम कोई जल्दी में नहीं है याकूब साहब, हम बड़ा सोच समझ के और बड़े इत्मीनान से एक्शन लेते हैं। ठीक है साहब, 1971 में भी आपने मार्च में ये टंटा शुरू किया था ऑपरेशन सर्चलाइट का, हमने जवाब जाके दिसंबर में दिया था। ठीक है साहब, हम बहुत पेशेंट लोग हैं, बट हमको जब एक सुनार की 100 सुनार की एक लोहार की, ये तो आप भी समझ जाते हैं ये क्या है, ये जो हमारा वाक्य है वो उसका मतलब क्या है। आप छुटपुट करते रहिए, आपको अब बड़ा जो है मुसीबत आने वाली है। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत डगमगा रही है, चरमरा रही है, 2 रोज़ की रोटी आप अपने लोगों को दे नहीं पा रहे। ठीक है साहब, और आपका सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, बलूच आपसे लड़ रहे हैं, सिंधी आपसे लड़ रहे हैं, पश्तून आपसे लड़ रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान में गदर है, POK के अंदर अनरेस्ट है और आप साहब जो है वो बोलते हैं रस्सी जल गई ऐंठ नहीं गई।
आप भारत को आंखें दिखा रहे हैं, आप बांग्लादेश में कू करा रहे हैं ताकि आप समझते हैं कि आप भारत को 3-4 तरफ से घेरेंगे। तो साहब ये जो आंधी इस तरफ से आ रही है ना, उसकी रुख पलटते वक्त नहीं लगती। वाई शुड वी हरी? आपको ठंडे पसीने आ रहे हैं इस वक्त, आप कहें ना कहें, आपकी फौज को आ रहे हैं, आपकी एयरफोर्स को आ रहे हैं, आपकी नेवी को आ रहे हैं। वाई शुड वी एंड द एगनी? अगर हमारे देश के दुश्मनों की लो बैक एक होती है, उनको टेंशन के मारे माइग्रेन होती है, तो होनी चाहिए। आपने बेदर्दी से औरत बच्चे मारे हैं, डैम यू, बेदर्दी से मारे हैं। आप समझते हैं एक एक जो मासूम की चीख है वो ऊपर नहीं सुनाई देती, वो सुनाई देती है, एंड यू विल पे फॉर इट। व्हाई? वी आर नॉट इन अ पर्टिकुलर हरी। You are one of the few people I find who is sensible in Pakistan. At least one can talk to you in a rational manner. And I am telling you कि इस बार हम मैसेजिंग नहीं करेंगे। हमने जो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के साथ, 2019 में हमने एयर स्ट्राइक के साथ मैसेजिंग करने की कोशिश की थी, सिग्नलिंग करने की कोशिश की कि प्लीज मान जाइए, स्टॉप इट, स्टॉप इट। कुछ देर आप चुप रहे, अब फिर साहब आपके आसिम मुनीर साहब रिटायर हो रहे। जब भी आपका आर्मी चीफ रिटायर होने लगता है तो वो कोशिश करता है कि मैं साहब गद्दी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे जंग छिड़वानी पड़े, मेरी गद्दी और उनका हाल का बयान भी ऐसा ही सामने आया था। आपके बिल्कुल जो इमराना एक मिनट बिल्कुल मैं लौट रही हूँ हमारे साथ जनरल एस इमरान खान साहब को स्टोलन इलेक्शन करी है, स्टोलन इलेक्शन करी है। आपके इमरान खान साहब की इलेक्शन स्टील करी है उन्होंने। 71 में भी इलेक्शन स्टील की गई थी, आपके मुल्क को भारी खमियाजा चुकाना पड़ा था। आई फील बैड फॉर यू, सम डिसेंट पीपल इन पाकिस्तान, बट लेट मी टेल यू, आपने पानी सर के ऊपर से गुजार दिया है, एंड वी आर नॉट इन अ हरी। याकूब साहब, आज हो, कल हो, परसों हो, 20 दिन के बाद हो, वी आर नॉट पर्टिकुलरली इन अ हरी। मिस्टर याकूब, आप इस पर जवाब दे दीजिए। करके जैसा बोएंगे वो काटना भी पड़ेगा। मिस्टर याकूब, आप जवाब दे दीजिए उनकी बातों पर। देखें बख्शी साहब एक ऐसा फिगर है कि मैं इनकी एडवाइस को और इनकी सजेशंस को जो है कभी भी निगेट नहीं कर सकता। यानी कि ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का और इतनी फैक्ट्स और इतनी जो बिटर ट्रूथ है पाकिस्तान के बारे में, ये जो बताते हैं, मैं इनसे डिसएग्री नहीं कर सकता। यानी मैं नहीं कर रहा डिसएग्री, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि बक्की साहब 71 में इंदिरा गांधी ने जब आपके आर्मी चीफ को बुलाया और कहा मार्च में कि कितना टाइम आप लेंगे कि हम जो है वो बांग्लादेश को वो कर लेंगे उस ऑपरेशन के बारे में, तो उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया और 6 महीने के अंदर उन्होंने वो ऑपरेशन, आपने सही कहा कि दिसंबर में आप लोगों ने सपोर्ट किया और वो सारा कुछ हो गया। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान इज ऑलरेडी ब्लीडिंग, पाकिस्तान इज ब्लीडिंग इन द बलोचिस्तान, पाकिस्तान इज ब्लीडिंग बाय टीटीपी। इस वक्त एक्सट्रीम के ऊपर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दिस इज द टाइम कि आपने इसको अपॉर्चुनिटी समझा, आपने एक बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल नेबर नहीं, आपने एक ऐसा एक अटैक जो स्ट्रांगली उसको कंडेम किया जाता है, लेकिन आपने उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर ग्रैब किया। आपने कहा कि दिस इज द राइट टाइम टू अटैक पाकिस्तान, दिस इज द राइट टाइम टू रिस्पॉन्ड। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम अनस्टेबल हैं। देखिए, अरे अभी अटैक किया कहाँ है कि माइट अभी अटैक किया कहाँ है? तभी अटैक के सपने आ रहे हैं आप लोगों को। अभी अटैक हुआ नहीं है, उसके पहले ही आपको अटैक के सपने आने लगे, और आप ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी ब्लीडिंग। अगर इस तरह की स्थिति पाकिस्तान के भीतर है मिस्टर याकूब, उसके बावजूद भी आप बैठकर इस तरह की नहीं जीडी साहब से आप बात कीजिए, लेकिन उसके बावजूद और आप ये कह रहे हैं कि हमने अवसर खोजा। अरे हमारे 26 लोग मारे गए हैं, धर्म के आधार पर किसी को कहा गया कलमा पढ़ के सुनाओ, नहीं सुनाया, पीछे से उसको शूट कर दिया गया, पूछा गया हिंदू अलग हो जाओ, मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदुओं को शूट कर दिया गया। आप कह रहे हैं कि हमने आपदा में अवसर ढूंढा है, आप गलत बात बोल रहे हैं यहाँ पर। मैं अपने बाकी मेहमानों की जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। जल्दी से मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी, आपकी टिप्पणी, पीएम ने जो कहा है उसके मायने और संदेश कहां तक जाने वाले हैं? मोदी जी के हर एक शब्दों को बहुत गौर से समझना सुनना पड़ता है।
जो उनके शब्दों का विश्लेषण सही मायने में नहीं करेगा उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको याद होगा कि पुलवामा के बाद मोदी जी ने क्या कहा था, एक देश ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसका नतीजा क्या हुआ, एयर स्ट्राइक। इस बार शब्दों का चयन देखिए, शब्दों का चयन ये है, मधुबनी में उन्होंने कहा कि सज़ा जो हम देंगे वो कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी। दूसरा, हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, गौर फरमाइए, मिट्टी में मिला देंगे, संदेश बहुत साफ है। तीसरा, मधुबनी स्पीच का पार्ट ऑफ द स्पीच अंग्रेजी में उन्होंने एड्रेस किया। मकसद क्या था, मकसद ये था कि पूरे विश्व के देशों को सेंसिटाइज करो कि हिंदुस्तान जिस मार्ग पर चलने वाला है उसको फोर्स किया गया है, इस रास्ते पे जबरदस्ती फेंका जा रहा है, ताकि जब हम लोग हरकत करें तो लोग हमारे साथ खड़े हों, न कि पाकिस्तान के साथ। तो आप देखिए, मोदी जी के शब्दों पर चयन ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। और मैं बताता हूं कि अभी जो हुआ है वो ट्रेलर है, फेज़ 2 फेज़ 3 देखिए। अभी तो जो ग्रैंड स्ट्रेटजी डेवलप हो रही है, पाकिस्तान को एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की सोच में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 1947 से ना आया है ना आएगा। हमारे बिहार में एक कहावत है कि एक जानवर होता है, उसकी पूंछ जो है टेढ़ी होती है, पाइप में डाल दो, 6 महीना के बाद निकालो, टेढ़ी होगी। सॉल्यूशन एक ही है, या तो पूंछ काटो या जानवर को मारो। इस पाकिस्तान के आतंकवाद का जो 5 प्रिंसिपल कैरेक्टर्स हैं, पावर हाउसेज हैं। पहला 3Ms, मौलवी, मस्जिद, मदरसा। चौथा आर्मी चीफ, इस केस में मुनीर और ISI, यही हैं। और सबसे जो प्रमुख हैं, जो द्रोही हैं और जो आतंकी हैं, वो है आर्मी चीफ और ISI। जब तक ये जो आतंकी हैं वो तो मुखौटे हैं, 3 आतंकी को मार दीजिए, 10 और खड़े हो जाएंगे। उनको तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उनको तो अफीम खिला दिया गया है धर्म के नाम पे, और मरने मारने के लिए 72 हुड़ के चक्कर में कुछ भी कर देते हैं। दोषी कौन है, दोषी है पाकिस्तान का आर्मी जनरल मुनीर। उसको कटघरे में खड़े करने की जरूरत है, उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। ISI को सबक सिखाने की जरूरत है। मुजफ्फराबाद कोटली जो ट्रेनिंग सेंटर है आतंकवाद का, उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। ये लोग इस तरह से मनमानी करते हैं। और ब्यूटी तो ये देखिए, मतलब इन लोग को थोड़ा भी लाज शर्म नहीं है, शरेआम बोलते हैं कि आपने इस मौके का फायदा उठाया और अटैक प्लान किया। अरे कमाल है, आप हमारे 26 लोग को मारते हो, जिसमें एक नेपाली भी है, और कहते हो कि हम मौका का फायदा उठा रहे हैं। आप आतंकवाद फैलाते हो, डिनायल मोड में चले जाते हो, क्योंकि ISI आपको एक नैरेटिव देती है, आपकी आत्मा मर चुकी है। बिल्कुल, आप जानते हो शरेआम झूठ बोल रहे हो, और फिर भी बेशर्म की तरह आप झूठ बोलते हो। कोई आत्मा नहीं है आपकी जिंदा। यू पीपल आर डेड बॉडीज, आपकी आत्मा मर चुकी है। और मैं बताना चाहता हूं, और ये पुरानी सरकार नहीं है, भी बड़ा सवाल है, जो 26/11 के बाद हमारे साथ हैं, ओबामा को बोलेगा कि मनमोहन सिंह कि हमने एक्शन नहीं लिया क्योंकि एक ग्रुप विशेष को गलत संदेश जाएगा। ये मोदी का हिंदुस्तान है जो छोड़ेगा नहीं, सबक सिखाएगा। आगे देखो खेल क्या होता है। और पहले भी PM मोदी ने कहा था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और यकीनन न भूले हैं और न माफ करेंगे। और सजा ऐसी होनी चाहिए, वो सिर्फ बदले के तौर पर नहीं हो, बल्कि सजा ऐसी हो कि आतंकी आने वाली कई पीढ़ियां भी उसको भुगतें और उसको याद रखें। दीपक बोहरा जी, मैं आपके पास आऊंगी। अजीम भट्ट साहब हमारे साथ पत्रकार हैं, आप पाकिस्तान के बहुत देर से जुड़े हुए हैं। अजीम साहब, अब सीधे आपके पास आते हैं। अब जो बोया जाएगा पाकिस्तान की ओर से, वही उसको काटना पड़ेगा। और अब वक्त आ गया है जब हिंदुस्तान जड़ से काटने की तैयारी कर रहा है। आप हमारे नागरिकों को मारेंगे, आपके पाकिस्तानी आर्मी चीफ हिंदू और मुसलमानों के बीच बंटवारे वाला बयान देंगे। कुछ दिन पहले वो बोल रहे थे, वो बता रहे थे कि 2 नेशन थ्योरी क्या होती है, पाकिस्तान का जन्म क्या हुआ, और उसके बाद हिंदुओं को लेकर किस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया। और फाइनली देखने को क्या मिला, आतंकवादी आते हैं, वो पूछते हैं कौन कौन हिंदू है, उनको टारगेट करते हैं, मारते हैं और उसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। जो बोएगा वो काटेगा। अजीम भट्ट साहब, इस घंटे से आपका मुल्क धमकियां लगा रहा है, हम तो तैयार बैठे हुए हैं। हमारी तो आज की मीटिंग भी यही हुई है कि भाई क्या हो गया है, 48 घंटे हो गए हैं, कब करेंगे, एक्शन करो ना भाई। अपना जो बख्शी साहब है, उनकी वीडियो तो पिछले 48 घंटे से हमारे पाकिस्तान में इतनी वायरल हो रही है और लोग हंस रहे हैं कि भाई कब अटैक होगा।
अटैक कब होगा? हम तो इंतजार कर रहे हैं, जो आपने करना है वो करें। मीडिया ट्रायल से आप क्या करेंगे? मीडिया में जंग लड़नी है आपने, ये आपकी बातों से हमारा जो है वो ऐसी वैसी होगी, आपकी बातों से हम लोग जो है वो मर जाएंगे, आपकी बातों से यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो जाएगी, आपकी बातों से यहाँ पर जो है वो हमले हो जाएंगे, आपकी बातों से आपका बदला पूरा हो जाएगा। अरे आप नहीं मरेंगे, जो आतंकवादी आपने पाले हुए हैं वो मरेंगे और उनकी पीढ़ियों को सबक मिलेगा। आपको मारने का इरादा नहीं है, गलत जज कर रहे हैं आप, गलत जज कर रहे हैं आप साहब। आपको नहीं मारेंगे, जिन लोगों को पाला है आतंकियों को उनको मारने की प्लानिंग है, आपको नहीं मारा जाएगा सर। अब बेवजह अपने आप को पीड़ित बनाकर रोना शुरू कर दिया। कैसे पत्रकार हैं आप पाकिस्तान के? ऐसा कोई पत्रकार होता है? आप करते क्यों नहीं है? आपने अगर कुछ किया तो कुलभूषण यादव की तरह ही फिर उसका जो है वो जवाब मिलेगा और अभिनंदन की तरह उसका जवाब मिलेगा। किसकी तरह जवाब मिलेगा? सॉरी मैं सुन नहीं पाई, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां जा रही हैं, सायरन की आवाज आ रही थी। किस तरह का जवाब देंगे आप लोग? कुलभूषण यादव और अभिनंदन की तरह आपको जवाब मिलेगा। कुलभूषण यादव को फांसी भी लग सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। उसको हम मीनारे पाकिस्तान में लाहौर में टांगेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। उसके सबूत हमारे पास मौजूद हैं। तो आप तैयार हैं? आप लोगों ने कुलभूषण भी बाहर आएंगे और हमने अपने अभिनंदन को कैसे छुड़वाया था आप लोगों को याद रखना चाहिए। आपको तारीख नहीं याद होगी, 1 मार्च 2019 की वो बात है, ठीक है ना? लेकिन जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया। 2 दिन पहले जिस महिला की शादी हुई थी उसके पति को टारगेट किलिंग की गई और बैठकर, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो पीटीआई का नेता हो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह की भाषा बोलने में। और आप कह रहे हैं कि हम जीडी बख्शी का बयान वायरल हो रहा है, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमला करेगा, कब साहब आप चिंता मत कीजिए, लेकिन निहत्थों पर गोलियां नहीं चलाता है हिंदुस्तान। आप अपने आप को पीड़ित बताकर जो कह रहे हैं मार डालो मुझे, आ जाओ मुझे, आप पर गोलियां नहीं चलेंगी। लेकिन जिन आतंकवादियों को आप लोगों ने पाल पोस कर बड़ा किया है और जो दहशतगर्दी में लगातार लगे रहते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, उनका अंजाम क्या होगा बहुत जल्द आपको पता चलेगा। और पीओके में जितने भी लॉन्चिंग पैड आपने बनाकर रखे हुए हैं उस सब का खामियाजा भुगतेगा पाकिस्तान। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। बिलबिलाते हुए पाकिस्तान के बड़े बड़े नेताओं को दूसरे देशों में देखा है हमने। और आप लोग उस दिन को चुनते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में जब अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के भीतर होता है, जब हमारा प्रधानमंत्री सऊदी अरब में होता है। आप लोगों को चैन नहीं आती है, इस वजह से आप लोग ये काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। हमारे निर्दोष निहत्थे नागरिकों को मारा, उसके बाद बैठकर आप लोग गाल बजा रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आप जैसे पत्रकारों को। पाकिस्तान में पत्रकार के नाम पर कलंक है आप लोग। दीपक वोहरा जी, आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। दीपक वोहरा साहब। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया है। अभी लेजेंडरी जनरल जीडी बख्शी यहाँ पर हैं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जो ये कहते हैं ही मीन्स इट। बहुत अच्छा एनालिसिस है। इसमें मैं 3 चीजें बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 बार, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनता हूँ वो क्या कहते हैं। 3 उन्होंने चीजें कही थी जो मेरे दिमाग में कर रही हैं। एक उन्होंने कहा था मेरी फितरत है चुन चुन के हिसाब देना। दूसरी चीज उन्होंने कही थी पाताल में भी छुपो के ढूंढ निकालेंगे। तीसरा कहा था घर में घुस के मारेंगे। अब जो इंग्लिश में उन्होंने भाषण दिया था मधुबनी में, वो था इंटेंडेड इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, खासतौर से लिटिल ब्रिटेन और कनाडा, जो कि पाकिस्तान के ससुर हैं आतंक में, उनको पालते हैं। उन्होंने ये कहा था कि वी विल परस्यू टेररिस्ट वेयरएवर दे आर। टेररिस्ट कहा था, यानी भारत अब लीडरशिप इंटरनेशनल ले रहा है अगेंस्ट टेररिज्म। वी विल लीड द फाइट। संयुक्त राष्ट्र संघ में 27 साल हो गए हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन टेररिज्म की हम बातचीत करते हैं। मैं वहीं था मैम, मैं पोस्टेड था जब हमने उसका प्रस्ताव रखा था, और सबसे ज्यादा उसकी मुखालफत पाकिस्तान और पाकिस्तान का ससुर दूसरा वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो भी इस्लामिक देश है वो करते हैं। 27 साल में ये नहीं कर पाए हैं कि इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट टेरर करना नहीं चाहते। तो पीएम साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। और मेरे एक अमेरिकन फ्रेंड, मैम, एक छोटा सा ग्रुप है, उसमें कुछ अमेरिकन सेनेटर्स, रिटायर्ड कांग्रेसमैन, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट सब हैं। उन्होंने ये लिखा है कि गो इनसाइड, उनको मारिए, उनको खत्म कर दीजिए, एंड डू द वर्ल्ड अ फेवर। ये मेरा मानना है मैम कि अगर पाकिस्तान इस रूप में रहता है दुनिया को कोई फायदा नहीं, अगर पाकिस्तान टूट जाता है दुनिया को कोई नुकसान नहीं।
ये मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स कहते हैं, जो एक टाइम पे बहुत आप जिनके शूज पॉलिश करते थे वो आपसे अब नफरत करते। एकमात्र आपका दोस्त बचा है वो है इस्लामिक चाइना, और मेरा मानना है कि उसका भी हाथ हो सकता है इसके अंदर। लेकिन अब आप देखेंगे कि हम अपने आप चुनेंगे किस वक्त आपको ठोकना है, कैसे ठोकना है। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, ब्रीफिंग के लिए राष्ट्रपति को भी, भारत के राष्ट्रपति को ब्रीफिंग दी गई है। शी इज द कमांडर इन चीफ ऑफ आवर फोर्सेस। वो फाइनल डिसीजन, शायद आपको मालूम नहीं है भारत का संविधान क्या है, आपके यहाँ तो आर्मी चीफ सब कुछ डिसाइड करता है। आपको सुबह बाथरूम कितने बजे जाना है वो भी आपका आर्मी चीफ आपको बताएगा। भारत में ये नहीं है, इट्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। शायद डेमोक्रेसी का नाम आपने सुना होगा। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद यू सर। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो कुछ हुआ है इट्स डेस्केपेबल। अगर आपको रोकना पड़ा है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है तनाव के बीच। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है भारत पाकिस्तान तनाव के बीच। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के हमारे एक जवान को पकड़ा है, गलती से बॉर्डर पार कर गए थे बीएसएफ के जवान, उनको पकड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव के बीच की सबसे बड़ी खबर। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के हमारे जवान को पकड़ा है, वो गलती से बॉर्डर पार कर गए थे। बीएसएफ के जवान गलती से बॉर्डर पार कर गए थे। हमारे साथ हमारे कौन से सहयोगी हैं, प्लीज मुझे ब्रीफ करें। नीरज राजपूत जुड़े हुए हैं। नीरज, बीएसएफ के जवान को पकड़ा है पाकिस्तानी रेंजर्स ने, क्या खबर है? बिल्कुल चित्रा, ये जो जानकारी मिल रही है, ये केपी सिंह नाम है हमारे बीएसएफ के जवान है जो फिरोजपुर सेक्टर में तैनात थे। और जो क्योंकि हमारी जो कटीली तार है, फेंस है पाकिस्तान के साथ, तो उसके आगे हमारे खेत हैं, भारतीय किसानों के खेत हैं, तो ये वहाँ पर गश्त करने के लिए गए थे। उसी दौरान ये इनएडवर्टेंटली यानी कि गलती से क्रॉस कर गए जो आईबी है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो वहाँ पर बीएसएफ रेंजर्स ने इनको पकड़ लिया है। और इसको लेकर बीएसएफ ने अपनी जो आपत्ति है वो जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, यानी कि जो उनके समकक्ष रेंजर्स हैं, सीमा सुरक्षा बल है पाकिस्तान का, उनको उठाई है और उनको कहा गया है कि ये गलती से अकेले चले गए थे जवान वहाँ पर केपी सिंह, तो इनको वापस की जाए। इसको लेकर आज कल सुबह जो है फ्लैग मीटिंग है बीएसएफ और बीजीबी के बीच, पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच में, और जिसमें यह तय किया जाएगा कि आप ये जवान जो है गलती से गए थे, कोई ऐसा कोई गलत इनका मोटिव नहीं था, इसलिए इनको वापस कर दिया जाए। अभी क्या प्रतिक्रिया कोई मिली है पाकिस्तान से इस बाबत? देखिए, अभी आधिकारिक तौर से नहीं है, लेकिन जो हमारी जो बीएसएफ के सूत्रों से जानकारी मिली है, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये अपने जो खेत है हमारे, जो बॉर्डर फेंस से आगे है, कटीली तार से आगे हमारे खेत हैं, वहाँ पर ये गश्त करने के लिए गए थे बीएसएफ के जवान। केपी सिंह नाम है इनका। तो ये जब गश्त कर रहे थे तो उसी में ये जीरो लाइन पार कर गए थे, जो इंटरनेशनल बाउंड्री जिसको हम लोग कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसको कहते हैं, वहाँ पार कर गए थे। तो वहीं बीएसएफ रेंजर्स ने इनको पकड़ लिया था और उनको अपनी कस्टडी में लिया फिर, और वहाँ पर ही बीएसएफ रेंजर्स ने बीएसएफ को बताया कि ये आपके एक जवान जो है वो क्रॉस ओवर कर गए हैं, हमारी सीमा में कर गए हैं। तो बीएसएफ ने इसको लेकर फ्लैग मीटिंग की है, जो कल माना जा रहा है कि जो दोनों देशों के जो फील्ड कमांडर्स हैं वो एक फ्लैग मीटिंग करेंगे वही आईबी पर, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री पर करेंगे, और उसके बाद फिर तय करेंगे कि क्या वाकई में केपी सिंह को बीएसएफ रेंजर्स वापस पाकिस्तान रेंजर्स वापस करेंगे या नहीं। इसका डिसीजन जो है कल फ्लैग मीटिंग में होगा। बहुत धन्यवाद नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। सही सलामत सुरक्षित पाकिस्तानी रेंजर्स को हमारे बीएसएफ जवान को वापस करना होगा, वो गलती से चल गए थे। इस बारे में बैठक होगी, जैसे और खबर सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। हसन दुरानी इस वक्त पत्रकार पाकिस्तान के हमारे साथ मौजूद हैं। और दुरानी साहब, जो बड़ी खबर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो बातें कही गई हैं, खासतौर से दुनिया के मद्देनजर एक बार फिर से पढ़ते हुए उसके बाद ये सवाल मैं लूंगी। बिहार की धरती से पूरी दुनिया को कहना चाहता हूं कि भारत हर आतंकवादियों को खोजेगा, उसकी पहचान करेगा, उसे सजा देगा, और जो लोग शह देते हैं आतंकवादियों को, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत पहलगाम के हमलावरों का धरती के आखिरी छोर तक पीछा करेगा। भारत का हौसला आतंकवाद से नहीं टूटेगा, आतंकवादियों को सजा जरूर मिलेगी। आखिरी छोर तक, किसी भी कोने में रहें, जमीन के किसी भी हिस्से में रहें, चुन चुन कर हिसाब बराबर करेगा हिंदुस्तान। प्रतिक्रिया इस पर आपकी दुरानी साहब? बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी जो है वो चाहे किसी भी शक्ल के अंदर हो, किसी भी चीज के अंदर हो, किसी भी मजहब के का नाम लेके की जाए या किसी भी
मुल्क का नाम लेके की जाए वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मुझे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो चीजें बलूचिस्तान के अंदर हो रहा था, जैसे कि यहाँ पे आईडी कार्ड देख के लोगों को मर्डर किया जाता था, वही सिचुएशन जो है, वही पूरा का पूरा स्क्रिप्ट है, वही का वही पूरा सीन जो है वो भारत के अंदर भी हो गया, पहलगाम के अंदर भी हो गया। उन लोगों को उनको आईडी कार्ड चेक करके उनका मजहब चेक करके उनको गोलियां मारी गई। और लेकिन यहाँ पे मुझे छोटा सा प्रॉब्लम जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही कि पहलगाम जो है वो तो स्विट्जरलैंड ऑफ जो एशिया कहलाता है और दुनिया का सबसे अच्छा खूबसूरत इलाका है, और आपकी जो सिक्योरिटी है वो इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। और हमें ये बताया जा रहा है कि वो 1 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका था, और वहाँ पे जो तस्वीर वगैरह हमें दिखाई जा रही हैं तो वो लोग वहाँ पे मौजूद थे और सारा कुछ कर रहे थे। तो इतने टाइट सिक्योरिटी वाले एरिया के अंदर ऐसा हो गया, हाँ हो सकता है, माइट भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैप्सेस रह जाते हैं, वो हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि 400 किलोमीटर घुस के अगर कोई बंदा आपके उस इलाके में आ गया तो फिर मेरा ख्याल है हमें सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हाँ, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर आप जहां मर्जी दहशतगर्द आपको मिले आप उसको मार दें। मैं इसमें आपके बिल्कुल साथ हूँ। मैं बिल्कुल किसी भी किस्म का दहशतगर्द का, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो ज्यूश हो, जो भी हो, दहशतगर्द का जहां पे भी आपको मिले उसको जान से मार देना चाहिए। और दूसरी बात ये थी कि अभी चंद दिन जो है अभी जिस अभी बात की है सर, जहाँ कहीं नहीं मिलेगा ना वो तो मिलेगा पाकिस्तान में ही। दहशतगर्द इधर उधर नहीं मिलते हैं सर, चाहे तहव्वुर राणा हो, वो किस तरह से पाकिस्तानी बहुत सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तानी हैं। भारत ने घुसकर जब उरी अटैक और पुलवामा की बात किया था, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया था। नहीं, आपकी बात सुनूंगी, अरे मैं सुनूंगी, अरे मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ, आप इतना हड़बड़ा क्यों रहे हैं सर? मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ, क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ, इतने उतावले ना हो जाए, क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ। ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा जाता है? पाकिस्तान के अंदर। तहव्वुर राणा कहाँ का रहने वाला है? पाकिस्तान के अंदर। लॉन्चिंग पैड कहाँ के होते हैं? पाकिस्तान के। तो सर अपने गिरेबान में झांक कर देखिए ना, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमारा जम्मू कश्मीर तरक्की कैसे कर रहा था, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कश्मीरी मुसलमानों के हाथों में पैसे कैसे आ रहे थे, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि किस तरह से 2020 की तुलना में 30 लाख के बजाय 2024 में 2 करोड़ 35 लाख लोग पर्यटक यहाँ पर आते हैं। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कैसे खुशी के मारे यहाँ के लोग फूले नहीं समा रहे थे। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान की जमकर मुखालफत करता है और आपके आतंकवादियों को उसके किए की सजा देने की मांग करता है। आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और अपने पीओके को उठाकर देख लें, आप देखें वहां पर किस तरह से अपनी ही सरकार को लेकर वहां के लोग हंगामा करते हैं। आए दिन वहां की तस्वीर होती है। पीओके में किस तरह की दहशतगर्दी को अंजाम देने के लिए, भारत के अंदर दहशतगर्दी को फैलाने के लिए आप लोगों ने कितने वहां पर लॉन्चिंग पैड बनाकर रखे हैं। पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांके। आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि हमारा जम्मू कश्मीर कैसे तरक्की की राह पर आगे बढ़ चला है। आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पीओके में इतनी गंदी और बुरी हालत क्यों है। तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, करवाया आप लोगों ने आतंकी हमला और फिर भुगतने को तैयार रहिए। सवाल पूछूंगी ना मैं आपसे, पत्रकार है, सवाल का सामना भी कीजिए। और क्रॉस क्वेश्चन करना पत्रकार की आदत होती है। आप भी पत्रकार हैं, पता होगा, आप मेरे साथ पैनल में बैठे हुए हैं। मैं जवाब दे दूं? गिरेबान में खुद झांकिए, फिर दूसरों को नसीहत दीजिएगा। हमारी सिक्योरिटी में चूक हुई है, वरना यह हालत नहीं होती, वरना उन दहशतगर्दों को वहीं पर मार दिया जाता अगर चूक नहीं होती तो। लेकिन अपने गिरेबान में झांकिए। आतंकवाद को आप लोग पालते पोसते हैं। बोलिए, जवाब बोलिए, जवाब दीजिए। आप अपनी टीआरपी लेने के चक्कर में पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हो। बताइए, बोलिए। मैडम 15 मिनट हो गए हैं, आपका अपनी जो है ना भाषण खत्म नहीं हो रहा। सामना कीजिए, जवाब दीजिए आप। 30 मिनट बकवास नहीं करती हैं सर, अपनी भाषा पे लगाम दीजिए। 1.5 मिनट का सवाल पूछा है, जवाब दीजिए। बकवास मुसलसल एक ही चीज लेके बैठे हुए हो। दीपक साहब मैं आपसे बात नहीं कर रहा। दीपक बोरा साहब मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं इस खातून से बात कर रहा हूँ, ठीक है? जब आपसे बात करूंगा फिर आप मुझे जो जिस तरह मर्जी जवाब दे दीजिएगा। मैडम अभी आपने जो बात की है, आपको एक चीज भी आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, वो ये नहीं हुई कि मैंने आपसे ये बात कह दी है। अभी आप लोगों ने एक वीडियो बना के एक खातून जो थी उसके बारे में बात की थी कि जनाब वो मुसलसल एक तस्वीर चला रहे थे कि जनाब ये खातून वहां पर आई है और इसका खामन मर्डर हो गया है, वो 2 जानू वहां बैठी हुई है, रो रही है, पूरे आपने प्रोपेगेंडा किया है।
उसकी वीडियो आ चुकी है उस खातून की कि मैं बिल्कुल जिंदा हूं, ये सारी फेक न्यूज है, सारी चीजें झूठी हैं। मैंने अभी आपके कोऑर्डिनेटर जो हैं उनको वीडियो भिजवा दी है। अगर आपके दिमाग के अंदर से थोड़ा सा कपूर निकल चुका हो तो काइंडली इसको सुन लीजिएगा, वो अपने देख पति के लीजिएगा। पास पहली वहां बात पर एक सेकंड, वो हमारे नेवी के अधिकारी की वाइफ है, वो अपने पति के पास बैठे हुए थे। एक सेकंड सर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, फेक प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं, फेक प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं। गलत बात कह रहे हैं आप, गलत बात कह रहे हैं आप। वो जिंदा है, उसी समय उनका बयान आया था, उन्होंने कहा था कि मेरे पति को धर्म के आधार पर मार दिया गया, वो वहां पर भेलपुरी लेने गए थे। गलत बात कह रहे हैं आप, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने वीडियो भेज दी है, मैंने वीडियो आप झूठ बोल रहे हैं, और झूठ बोलने के लिए नहीं बुलाया गया है यहाँ पर। पाकिस्तान अपने गिरफ्तार में झांके और वो देखे कि आतंकवादियों का लॉन्चपैड बनाकर हिंदुस्तान में दहशतगर्दी करने में कैसे लगा रहता है। आपको बर्दाश्त नहीं होता है कि 370 हफ्ते के बाद यहाँ से शांति कैसे आई। आपको बर्दाश्त नहीं होता है कि लाल चौक पर कैसे पत्थरबाजी की घटनाओं पर लगाम लग चुका है। आपको बर्दाश्त नहीं होता है कि हमारे जो युवा भटके हुए, जो पाकिस्तान की ओर से भटकाए गए थे, उनके हाथों में पत्थर के बजाय अब रोजगार है, उनके हाथों में कलम है, वो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान। झूठ मत बोलिए, झूठ बोलने के लिए नहीं बुलाया गया। जीटी बख्शी जी नहीं बोलने दूंगी आपको, मैं फेक प्रोपेगेंडा नहीं अपनाने दूंगी, झूठ नहीं बोलने दूंगी। अपने हुक्मरानों की तरह पत्रकार भी झूठ नहीं बोले पाकिस्तान के, अपने नेताओं की तरह पाकिस्तान के पत्रकार भी झूठ नहीं बोले। जेडी बख्शी साहब, जेडी बख्शी साहब, जेडी बख्शी जी को सुनाइए। जेडी बख्शी जी, दीपक बोरा जी आ रही हूं, एक बार जेडी बख्शी जी की बात हो जाए। हसन दुर्रानी साहब, बीबी तुम बिल्कुल झूठी हो। जेडी बख्शी साहब, दुर्रानी साहब, हमने साहब, मैंने एक छोटी सी बात की है, मैंने एक वीडियो भेजी सर, मैंने एक वीडियो भेजी है, इसको कहते चला दें, आपको सुना है, इसको कहते चला दो। आपने बड़ी अरे वेरी गुड साहब, वीडियो आप बहुत और बनाइए। मैं जरा आपसे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, मैं भी आपको आराम से वापस से सुनता हूं सर। मार्टिन रूबिन, सुन लीजिए ना, थैंक यू, थैंक यू। मार्टिन रूबिन एक बड़े बड़े मशहूर डिफेंस एनालिस्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। आज उन्होंने बयान दिया है कि जनरल आसिम मुनीर साहब, ठीक है, ये जो है अपने कार्यकाल के लास्ट फेज में पहुंच गए हैं, रिटायरमेंट पे आने वाले हैं। कोई भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ रिटायर नहीं होना चाहता, लेकिन अगर अपनी रिटायरमेंट डालने के लिए वो अपने मुल्क को युद्ध में धकेलने को तैयार है, तो साहब ये तो बड़ी बड़ी मुसीबत की बात है आपके लिए, क्योंकि चोट पहुंचेगी पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की इकोनॉमी को। ठीक है साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ये जो जनरल आसिम मुनीर है, ये ओसामा बिन लादेन जैसा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ओसामा बिन लादेन अफ़गानिस्तान की गुफाओं में छुपता फिर रहा था, ये जनाब आलीशान बंगले महल में ठहर रहे। 5 दिन पहले इन्होंने एक स्पीच दी थी जो खुदा ना खास्ता आपने भी सुनी होगी। ठीक है साहब, इसमें वो पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी का बखान कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम बिल्कुल 2 अलग कौमें हैं, कोई चीज़ मेल नहीं खाती। ठीक है साहब, और उसके 5 दिन के बाद ये हमारा जो पहलगाम का इंसिडेंट होता है, ठीक है साहब, ये दहशतगर्दों की जो रैंक्स में आपकी सीनियरिटी बढ़ती जा रही है। आपके आर्मी चीफ को हम नहीं, अमेरिका के कमेंटेटर्स जो है ओसामा बिन लादेन से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है साहब, उन्होंने मरवाया है आपको। एक वो मुल्क जो जहां की इकोनॉमी फटीचर इकोनॉमी है, 2 रोज की रोटी नसीब नहीं हो रही आपके आवाम को। ठीक है साहब, सिविल वॉर की कंडीशंस हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी, पश्तूनख्वा तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सिंधु देश वगैरह 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 वहाँ पे बगावत करके बैठे हुए। और आपके आसिम मुनीर साहब को अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए भारत से जंग के अलावा और कुछ नहीं सूझा, तभी उन्होंने ये तमाशे किए हैं जिसके आप वीडियो की कहानियां बता रहे हैं हमको। जनाब बोलिए, अर्ज करिए।
जेडी बख्शी साहब जी सर मेरी तो इन्होंने बात माननी नहीं है। आप काइंडली जरा अपनी एंकर को कहें कि ये जो मैंने वीडियो भेजी है सर काइंडली एक दफा प्ले कर, अगर फेक है तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा, अगर ये ट्रू है तो सर वो भी यहीं पे क्लियर हो जाएगा। सर काइंडली जरा कह दें। आई वांट टू कम इन, मैंने वीडियो भिजवा दी हुई। चित्रा आई वांट टू कम इन। ठीक है, मैं जनरल एसपी सिन्हा दूसरी बात ये जस्ट फॉर योर झूठे आप लोग, झूठा आपका सबूत, फेक प्रोपेगेंडा, उसको चलाने की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन हम आए तीसरे दिन देखते। जेडी साहब आप मेरे बुजुर्ग हैं। चित्रा मुझे बोलने का मौका दोगी? जेडी साहब आप मेरे बुजुर्ग हैं। सर चित्रा, आप मेरे मुझे बोलने का मौका दोगी? आप हमारे उम्र में एसपी बहुत सिन्हा बड़े जी हैं, जवाब देना चाहते हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। प्लीज बोलिए। मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी बोलिए अपनी बात, उसके बाद में दीपक वोरा जी आपके पास आऊंगी। प्लीज बोलिए। नहीं ऐसा नहीं। मैं जब भी बात करने लगता हूं, सुनो चित्रा, दुर्रानी ऐसे लोगों को प्रोग्राम छोड़ दूं। सुनो चित्रा, दुर्रानी जी ऐसे लोगों को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ये आदत से लाचार हैं, ये वही बोलेंगे जो आईएसआई का नैरेटिव होता है, और ये जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, बट ये बेशर्म की तरह झूठ बोलते हैं, चोरी और सीना चोरी। और ये बोलते हैं कि हमने पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया, मतलब इस इशू का हमने अटैक करवाया। बट किस तरह का ये बकवास नैरेटिव लेके चलते हैं। देखो, तुमको खून जलाने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग बेशर्म है, थेथर हैं। हमको जो करना है हम करेंगे। इनकी जितनी बात है एक कान से सुनो, एक कान से निकालो। मैं इनको एकदम सीरियसली नहीं लगता, एकदम सीरियस नहीं लगता। इनको जो बकबक करना है, जो भौंकना है भौंको, मैं एकदम डिस्टर्ब नहीं होता। हमारी जो दृष्टि होनी चाहिए अर्जुन के मछली के आंख का पुतली का सेंटर, दैट्स इट, वहां हमको अटैक करना है और तभी जवाब इनको देना है। बहुत डिस्टर्ब मत हो। ये लोग आईएसआई नैरेटिव लेके चलते, इनको हिम्मत नहीं है उल्टा जाएंगे रात को उठा लेगा आईएसआई। तो इनकी तो बेबसी है, इनका तो हेल्पलेसनेस है, ये तो करेंगे। तो इसलिए ज़्यादा डिस्टर्ब मत हो चित्रा, अपना बीपी हाई मत करो, इनको बोलने दो। ये देखते हो कैसे बोलते हैं, ये भी सपोर्ट करते हैं, ये भी करते हैं, जिलेबी छानते हैं, जिलेबी इधर भी उधर भी, इधर भी उधर, एक पेड़ से दूसरे पेड़, मंकी की तरह दूसरे पेड़ से दूसरे पेड़ पर। ये इस तरह का इनका बिहेवियर है। इनसे बस कहो कि ठीक है, तुमको जो बोलना है हमारा एक्शन बोलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। चुप रहो, देखते जाओ आगे आगे खेल क्या होता है। अभी तो कल का जो फैसला हुआ, 5 नैरेटिव, 5 जो डिसीजन हुआ है, उसके पहले मार्च से तो बचो। उसके बाद जो ग्रैंड स्ट्रेटजी का बाकी सब हिस्सा है, इकोनॉमिक वॉर, वाटर वॉर, वो सब तो उसका तो सामना करो। जब FATF में जो फिर तुमको हम डलवाने की कोशिश करेंगे और इस बार 20 साल के लिए ठोकेंगे, उसका तो सामना करो। मोदी जी तो कटोरी तुमको इस हालत पे ले आए, कटोरी लेके भीख मांग रहे हो, और भीख तो सऊदी अरेबिया फ्रेंड भीख देने के लिए तैयार नहीं है, उसका तो सामना करो। ये पाकिस्तान का समस्या है। चार जो सेंटर्स हैं, 3M, मौलवी, मस्जिद, मदरसा, पाकिस्तान आर्मी चीफ और ISI। सबसे बड़ा दोषी है पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर और ISI। जब तक ये दोनों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा तब तक पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। सही, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और यकीनन इस बात का दूर तलक असर भी होगा। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पाकिस्तान के साथ युद्ध में हमेशा भारत की विजय हुई, उसकी पराजय हुई, और हर बार वो अपने फन फैलाने की कोशिश करता है। बार बार हिंदुस्तान में दहशतगर्दी के लिए हर बार उसका फन कुचला जाता है, लेकिन इस बार व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि दोबारा वो इस तरह की हिमाकत और हिम्मत नहीं कर पाए। आगे क्या बनेगी परिस्थिति, रहेगी ABP न्यूज की नजर। अभी के लिए पहलगाम से मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज। ABP न्यूज आपको रखे आगे।